हेलो और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वन शॉट इंजीनियर में। आज आपका भाई आपके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग गेम 2 लेके आया है और ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाई गई है। तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। आप मेरी मदद तभी कर पाओगे जब आप अपने सारे दोस्तों की मदद कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर से। तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या होता है ना, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एक मेथड, एक डिज़ाइन स्टाइल है, ठीक है। एक अप्रोच है जिस जिस अप्रोच को फॉलो करके ऐप्स ही बनाए जाते हैं। लेकिन वो ऐप्स क्या करते हैं ना, वो सर्विसेज का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया अभी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, अगर सर्विस के साथ ही ओरिएंट हो रहा है तो फिर सर्विसेज का यूज़ करेंगे ना। तो जितनी भी अवेलेबल सर्विसेज होती है ना नेटवर्क पे इनके, ये वो सारी सर्विसेज का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक डिज़ाइन स्टाइल है जहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कंपोनेंट्स से, और वो कंपोनेंट्स एप्लीकेशन कंपोनेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इट्स अ डिज़ाइन स्टाइल वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द अदर कंपोनेंट्स बाय एप्लीकेशन कंपोनेंट्स थ्रू कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ओवर नेटवर्क। अभी इंटरनेट हो सकता है, ये कंपनी की पर्सनल आईपी हो सकती है, ये कोई भी एक नेटवर्क कम्युनिकेशन मॉडम हो सकता है जिसके थ्रू हमारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। SOA बेस्ड कंप्यूटिंग पैकेजेस फंक्शनैलिटीज इनटू अ सेट ऑफ इंटरऑपरेबल सर्विसेज, तो इंटीग्रेबल इनटू डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। अब देखो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, इसकी जब बेस्ड कंप्यूटिंग करते हैं हम लोग, तो हम लोग इसमें फंक्शनैलिटीज़ को सर्विसेज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो हम लोग इंटरऑपरेबल सर्विसेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। जिसकी वजह से सर्विसेज को इंटीग्रेट करना, किस चीज़ में, सर्विसेज को अपने अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में ना इंटीग्रेट करना बहुत आसान हो जाता है। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के ना दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, दो कंपोनेंट्स होते हैं मेन। एक सर्विस प्रोवाइडर और एक कंज्यूमर। प्रोवाइडर क्या होता है, प्रोवाइडर मेंटेनर ऑफ द सर्विस होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन सर्विस को अवेलेबल कराती है ना, उसको प्रोवाइडर कहते हैं। तो अगर जहाँ तक इसकी बात है तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट में भी आते हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के लिए ना, वो जब अपनी सर्विस उन्होंने बना दी तो उनको एडवर्टाइज भी करनी होगी कि यूज़र्स उसको सर्च कर पाएँ और अपने हिसाब से जो भी उनको प्रेफर्ड सर्विस लगे उसको उसके हिसाब से अपना क्लाइंट या कंपोनेंट बनाना शुरू कर दें। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस डॉक्यूमेंटेशन है ना, कम्युनिकेशन एग्रीमेंट, फीस चार्ज और सर्विस रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ों को रजिस्ट्री में ये लोग अपलोड करा देते हैं। अब जब ये जैसे कि आप कोई वीडियोस देखते हो ना यूट्यूब के, क्या करते हैं वो लोग टैग्स के साथ अपलोड कराते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे ये सारी चीज़ों के साथ अपलोड कराते हैं। तो जब कंज्यूमर होता है ना, कंज्यूमर ऐसे ही सर्च करता है और वो अपने टैग्स के हिसाब से और इन्हीं सारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपनी सर्विस को लोकेट कर लेता है। कैसे, क्योंकि सर्विस में मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा मतलब डेटा को जो एक्सप्लेन करता है उस डेटा को कहते हैं मेटा डेटा। तो ये डेटा हमने रजिस्ट्री में पुट कर दिया। क्या था ये मेटा डेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट था, रिक्वायरमेंट था, फीस था, डॉक्यूमेंटेशन था, अग्रीमेंट था, है ना, ये सबको मेटा डेटा बोलते हैं। तो सर्विस रजिस्ट्री में हमने अपलोड कर दिया। यूज़र क्या करता है, यूज़र लोकेट कर लेता है और उसके हिसाब से अपने क्लाइंट्स और कंपोनेंट्स डेवलप करता है कि वो इस सर्विस का यूज़ कर पाए, ठीक है। तो सर्विसेज सेव इन्फॉर्मेशन एंड क्रिएट वर्क फ्लोज ऑफ सर्विसेज टू सेटिस्फाई द रिक्वेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। सर्विसेज क्या करती है ना, ये लोग वर्क फ्लोज बनाती हैं और सर्विसेज को कॉल करने के लिए, किस चीज़ के लिए, कि हमारे कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको सेटिस्फाई कर पाएँ, ठीक है। ये आपको सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर था दो कंपोनेंट्स के साथ। हमारे पास आगे आता है गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ SOA। गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ SOA में हम लोग का सबसे पहला है, देखो यार, कुछ 60 पॉइंट्स होते हैं जो प्रिंसिपल्स हैं SOA के। इसको फॉलो करके ही हम लोग एक सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपके पास, क्योंकि वो सर्विस जितने भी कम्युनिकेशन एग्रीमेंट होंगे वो सब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे। अभी मैंने आपको बताया था ना, ये जो रजिस्ट्री में अपलोड करते हैं ये क्या है, ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्डाइज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जहाँ पर ये सब स्टैंडर्ड के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं लूज कपलिंग पे। अब देखिए, कपलिंग एक ऐसा फिनोमिनन है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी भी सॉफ्टवेयर के दो कंपोनेंट या दो से ज़्यादा कंपोनेंट एक दूसरे पर डिपेंड कम करते हैं। कपलिंग इसको कहते हैं कि मानो मैंने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो कंपोनेंट रखे हैं और इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है। अगर इसका एक वेरिएबल फेल हो जाएगा ना तो ये काम नहीं कर पाएगा। अगर ये कंडीशन हो रही है, इसको कहते हैं टाइट कपलिंग या फिर हाई कपलिंग। तो इसका मतलब ये है कि इसके बिना ये नहीं चल सकता और इसके बिना ये नहीं चल सकता। लेकिन लूज कपलिंग का मतलब क्या है, इस फिगर में देखो, इसमें देखो इन दोनों जो मॉड्यूल्स हैं, इन दोनों मॉड्यूल्स के बीच में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। अगर ये मॉड्यूल फेल भी हो जाता है तो भी ये मॉड्यूल काम कर पाएगा, और अगर ये फेल हो जाता है तो भी ये काम कर पाएगा। इसको कहते हैं लूज कपलिंग। अगर ये रहेगा तो फिर मिनिमम डिपेंडेंसीज ऑन अदर सर्विसेज मेक देम सेल्फ कंटेन्ड कंपोनेंट्स। तो मुझको किसी और कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं होगी इसकी फंक्शनैलिटी को पूरा करने के लिए, ठीक है। इसको अपनी फंक्शनैलिटी करने के लिए सिर्फ अपने को ही चाहिए, इसको और कोई चीज़ की नीड नहीं है। तो ये सेल्फ कंटेन्ड हो गया ना, इसको एक सेल्फ कंटेन्ड कंपोनेंट बोलेंगे। फिर आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब तो आप जानते ही हो, डेटा हाइडिंग। लेकिन हम लोग यहाँ पे कौन सा डेटा हाइड करेंगे, हम लोग जो डेटा हाइड करेंगे ये हमारा सोर्स कोड होगा, है ना, जिसको कहते हैं लॉजिक।
तो लॉजिक ऑफ द कंपोनेंट ओनली डिफाइंड बाय सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, और जो भी आपकी जितनी भी ज़रूरत है ना आपको सर्विस को यूज़ करते हुए, वो सारी चीज़ें आपको सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में बता दी गई हैं और डिस्क्रिप्शन के साथ बता दी गई हैं। जितना भी सर्विस जैसे काम कर रही है वो सारा लॉजिक जो है ना ये हिडन रहता है इनकैप्सुलेशन में, क्योंकि अगर हम हाइड नहीं करेंगे तो हमारा सोर्स कोड लीक हो जाएगा, उसकी वजह से कॉपीराइट के इश्यूज बन जाएंगे, हमारे जैसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स निकल जाएंगे, समझ रहे हो। तो ऐसे ही इसी वजह से जितने भी बड़े ऐप्स हैं ना, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सबका सोर्स कोड हमेशा हिडन रहता है कि इनके जैसे ऐसे ऐप्स ना निकल पाए, और अगर निकल भी है तो इनकी जितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगी है ना उतनी वहाँ पे ना लगे, इसीलिए हम लोग एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। रीयूजेबिलिटी, यानी तो नाम से पता चल रहा है। Since designed as components, services are reused, giving agility and efficiency. अब देखो यार, जो हमारे कंपोनेंट्स बन चुके हैं ना, जब ये सेल्फ कंटेंट कंपोनेंट्स बन चुके हैं तो हम इनको बार बार रीयूज भी कर सकते हैं, हम जितने चाहे लगा दें, क्योंकि एक से दूसरे को अफेक्ट पड़ना नहीं है, क्योंकि ये सब सेल्फ कंटेंट है, इसीलिए हम इसको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। लैक ऑफ स्टेट, सर्विसेज फॉलो अ स्टेटलेस इंटरेक्शन पैटर्न, thus component reusable even more, thus it makes the component even more reusable, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये रहता है ना, स्टेटलेस का मतलब ये होता है कि नो इंटरेक्शन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट, जो क्लाइंट है ना और जो सर्वर है, इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं रहता। तो अगर सर्वर की स्टेट चेंज हो रही है तो क्लाइंट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर क्लाइंट की स्टेट चेंज हो रही है तो सर्वर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे काम करता है लैक ऑफ स्टेट। फिर डिस्कवरेबिलिटी, डिस्कवरेबिलिटी ये कहता है कि सर्विसेज कंटेन डिस्क्रिप्शन, जो अभी आपने देखा था डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट्स, तो सर्विसेज अपने डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट्स कंटेन करती हैं जिसमें उनका मेटा डेटा हमेशा से पड़ा रहता है, किस चीज़ के लिए, कि हम लोग इसको ईजिली डिस्कवर कर पाए, ठीक है। तो सर्विसेज कंटेन डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन मेटा डेटा फॉर इजी डिस्कवरी, अभी मैंने आपको बताया था सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो इसी के काम आता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंपोजिबिलिटी। कंपोजिबिलिटी का मतलब होता है ना, हम लोग जब बहुत सारे कंपोनेंट्स को कंपोज कर सके तो हम लोग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड या फिर सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स देखे होंगे, खाली छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं वो, और उनसे हम लोग कितना कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स बना सकते हैं, स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं ना, कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। वैसे ही हमारे ये सेल्फ कंटेंट कंपोनेंट्स भी एक्ट करते हैं कि बाय यूजिंग सर्विसेज एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड। यहाँ हम सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, सर्विसेज को। जितनी सर्विसेज हमारी सिंपल होती जाएंगी, जितनी रीयूजेबल होती जाएंगी, उतना कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड सामान हम बना सकते हैं, क्योंकि हम इन पर डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके छोटे से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो बहुत ईजी हैं। देखो यार, ये बहुत सिंपल है, मैं आपको इसलिए आराम से बता दे रहा हूँ। ईजी मेंटेनेंस, अब देखो यार, जब एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो फिर मेंटेनेंस बहुत ईजी हो जाएगी, अवेलेबिलिटी बहुत ईजी हो जाएगी, स्केलेबिलिटी, क्योंकि रीयूजेबल भी तो है ना, रीयूजेबिलिटी मैंने यहाँ पे लिखा ही है, रिलायबल भी होगा इसकी वजह से, और ये सब रिलेटेड है, ठीक है, इन सबको एक ही साथ लेके मेंशन भी कर सकते हो। और डिसएडवांटेजेस में बस तीन है कि इनका ओवरहेड बहुत हाई आता है, क्योंकि हम अगर एक सर्विस ऐसी कॉल कर रहे हैं जिसमें 50 या उससे ज़्यादा सर्विसेज कॉल हो रही है अंदर ही, तो उनका ओवरहेड, सब सारी सर्विसेज को मेंटेन करने का ओवरहेड आएगा। और फिर हाई इन्वेस्टमेंट, इतने बड़े प्रोजेक्ट को इतनी सारी सर्विसेज को मेंटेन करने का इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, है ना। और फिर कॉम्प्लेक्स सर्विस मैनेजमेंट, अब सर्विस जो होती है ना, ये एक सर्विस दूसरी सर्विस को कॉल करती है, और हम लोग किसी भी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन में जो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर से बना हो, उसमें कुछ मिलियंस ऑफ कॉल्स जा सकती हैं एक बार में, अगर स्पाइक आ गया तो इतनी मिलियंस ऑफ कॉल्स को मैनेज करना काफ़ी हार्ड हो जाता है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स सर्विस मैनेजमेंट पे आता है, ठीक है। तो हमारा आता है नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। अब इस डायग्राम को एक बार देख लें। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में सबसे पहले फ्रंट एंड आएगा। फ्रंट एंड और इंटरफेस, ये दोनों अकेले ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो क्लाइंट को एक्सपोज होते हैं, ठीक है, क्लाइंट इनसे इंटरैक्ट कर रहा होता है। फिर आती है सर्विस खुद ही, सर्विस के साथ वो जहाँ अपलोड हो रही है रिपोजिटरी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको होस्ट कर रहा है ना, उसको प्रोटोकॉल्स ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उसके मैसेजेस राउट कर रहा है, इसको कहते हैं सर्विस बस। और फिर सर्विस के अंदर भी तीन है, मैंने अभी आपको इंटरफेस बताया ही था। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें उसकी सारी डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन, आप सर्विस को इम्प्लीमेंट करोगे तो उसमें एक तो लॉजिक लगने वाला है और एक डेटा लगने वाला है ना। तो इसको अब एक एक करके समझते हैं। एप्लीकेशन फ्रंट एंड, तो जितने भी एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना क्लाइंट साइड के, ये सारे एक्टिव एलिमेंट्स को एप्लीकेशन फ्रंट एंड कहते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है सर्विस। सर्विस एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो एक हाई लेवल बिजनेस कंसेप्ट को इनकैप्सुलेट करता है। अब हमको ये पता है कि एक हाई लेवल बिजनेस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करके बैठा है ना, लेकिन वो कैसे, वो हमको नहीं पता चलेगा। वो हमको क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये इनकैप्सुलेट करके रखा है, ठीक है। डेटा हाइडिंग एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन के थ्रू ही होती है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अभी आपको बताइए, स्पेसिफिकेशन ऑफ पर्पस सर्विस का, फंक्शनैलिटी, यूसेज ऑफ सर्विसेज। अब यहाँ पे आप चाहो तो फीस चार्ज, रिक्वायरमेंट्स, है ना, ये सारी चीज़ें भी एक्स्ट्रा यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर इंटरफेस खुद ही आता है, मैंने आपको बताया था ये भी क्लाइंट साइड को एक्सपोज रहता है, तो वो सारी फंक्शनैलिटी जो एक्सपोज रहती है टू द कनेक्टेड क्लाइंट्स, जैसे कि वेबसाइट हो गई, है ना, वेबसाइट, ऐप, ईमेल, जितना भी सारा सामान है जिससे क्लाइंट इंटरैक्ट कर सकता है, उन सबको कहते हैं
इंटरफेस। फिर आता है हमारी सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन में ना, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड बिजनेस लॉजिक एंड डेटा। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर पाएंगे हम, जब हमारे पास प्रोग्राम्स होंगे, डेटा होंगे या फिर डेटाबेस होंगे, जितना भी हमारे पास बिजनेस लॉजिक होगा और डेटा होगा, जब हम उसको प्रोवाइड कर पाएँ तो वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन बन जाता है। और फिर हमारा बिजनेस लॉजिक खुद ही, बिजनेस लॉजिक क्या है, वो कोई भी ऐसा प्रोसेस जो हमारी सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी सर्विस जिस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही है वो होता है बिजनेस लॉजिक। अब देखो यार, बिजनेस लॉजिक को एक्सपोज नहीं कर सकते ऐसे ही, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी रिसर्च और डेवलपमेंट लगी होती है। इसी वजह से बिजनेस लॉजिक को एक्सपोज नहीं किया जाता। और डेटा, डेटा खुद ही, जो भी सर्विस यूज़ करेगी डेटा, वो डेटा हो गया हमारा। फिर सर्विस रिपोजिटरी, वो रजिस्टर करती है सर्विस को और उसके सारे एट्रीब्यूट्स को। एट्रीब्यूट्स आपको पता ही है, रिक्वायरमेंट, टैग्स, है ना, फीचर्स, ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट्स में आती हैं। और फिर सर्विस बस आखिर में। तो सर्विस बस, अब मैंने आपको बताया था कि अ फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंटीग्रेटिंग एप्लीकेशन एंड सर्विसेज बाय राउटिंग मैसेजेस, या फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रोटोकॉल्स बिटवीन रिक्वेस्टर एंड सर्विस, या फिर प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस, सिक्योरिटी एंड मैनेजिंग इंटरेक्शंस। तो हमारा जो सर्विस बस होता है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एप्लीकेशन और सर्विसेज को पहली बात तो राउट करेगा, है ना, उनके बीच के मैसेजेस राउट करेगा, उनकी प्रोटोकॉल्स को ट्रांसफॉर्म करेगा और इंटरैक्शंस को मैनेज करेगा। किसके बीच में, क्वालिटी ऑफ सर्विस, सिक्योरिटी और बाकी के जितनी चीज़ें, उन सबके इंटरैक्शन को मैनेज करेगा। रेस्ट यानी रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। तो ये एक तरीका होता है, इट इज़ अ वे ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन या फिर कंटेंट फ्रॉम अ वेबसाइट बाय रीडिंग अ डेसिग्नेटेड वेब पेज। डेसिग्नेटेड वेब पेज मतलब ऑलरेडी एक अरेंज्ड वेब पेज होगा जिसमें एक्सएमएल फाइल कंटेंट होगी। वो एक्सएमएल फाइल क्या करती है ना, एक्सएमएल यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, आप चाहो इसको मेंशन कर देना। एक्सएमएल फाइल डिस्क्राइब करती है उस वेब पेज में जितना भी कंटेंट है ना, उस वेब पेज में जो हमारा फर्स्ट था, ठीक है, एक्सएमएल फाइल नहीं, उस वेब पेज की सारी इन्फॉर्मेशन एक एक्सएमएल फाइल कंटेन करती है। अगर हम इस एक्सएमएल फाइल को रीड कर लें तो हमें इस वेब पेज का सारा कंटेंट हमको मिल जाएगा। इसी को कहते हैं रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, ठीक है। ये बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स यूज़ करते हैं, जो अपडेटेड सब्सक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन जानते हो ना, जैसे आपने किसी की सब्सक्रिप्शन ली हो किसी भी चीज़ की, तो उनकी अगर उनके अंडर में कोई चेंजेस होता है ना उनकी कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोवाइडर होता है और एक सब्सक्राइबर होता है। प्रोवाइडर, जैसे नाम पता है आपको, ये वेब पेज को बनाएगा और वेब पेज के साथ, आपको पता है कि एक्सएमएल फाइल थी, इसी एक्सएमएल फाइल को ही वेब पेज के साथ बना देगा और वो स्टेटमेंट्स जो होंगे वो सब डिस्क्राइब करेंगे कोड को, कोड हो या फिर कंटेंट हो, ठीक है। तो प्रिपेयर्स वेब पेज विद कंटेंट एंड एक्सएमएल स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन कोड। और सब्सक्राइबर्स क्या होंगे, सब्सक्राइबर्स से वही कंपोनेंट्स होंगे जिनको सिर्फ यूआरएल जानना होता है उस एक्सएमएल का और रीड करके डिस्प्ले करना होता है ब्राउजर पे, ठीक है। ये कोई लोग नहीं है सब्सक्राइबर, ना ही ये कोई लोग नहीं, प्रोवाइडर और सब्सक्राइबर सिर्फ कंपोनेंट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, जो बस एक वेब पेज बनाएंगे, एक्सएमएल सारा कोड डाल देंगे इसके अंदर और सब्सक्राइबर उसी एक्सएमएल को उस यूआरएल में से रीड करके आपके ब्राउजर में डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। लेकिन रेस्ट के बेनिफिट्स देख लो। रेस्ट के बेनिफिट्स ना ऐसे होते हैं कि रिस्पॉन्स टाइम आपका काफ़ी अच्छा हो गया, और रिस्पॉन्स टाइम अच्छे होने की वजह से सर्वर पे लोड कम पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो जल्दी रिस्पॉन्ड कर दे रहा है, तो उसकी सारी जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वो जल्दी क्लियर होती हैं, और जल्दी क्लियर होने का मतलब कोई उस पर लोड नहीं आएगा। हमारा सेकंड पॉइंट है बेटर लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी। अब मानो कि वेबसाइट या फिर जितने भी डिवाइसेज है वो चेंज होने लगेंगे, तो भी आपका जो ये मेथड है ना, ये काफ़ी समय तक रहेगा यहाँ पे। तो ये लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करता है लैंग्वेजेस के बीच में और जितनी भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं उनके बीच में। उसी की वजह से ये इवॉल्वेबल है, ठीक है, इवॉल्व हो सकता है ये। और नो डिपेंडेंसी ऑफ सर्वर ऑन क्लाइंट और क्लाइंट ऑन सर्वर। तो सर्वर पे जो रिक्वेस्ट चल रही होगी और क्लाइंट पे जो रिक्वेस्ट चल रही होगी, इसको इससे मतलब नहीं है और ना इसको इससे मतलब है। इसके पास बस ये कहीं से रिक्वेस्ट आती है, ये उसको रिस्पॉन्ड करता है और इसको बस रिक्वेस्ट चाहिए होती है और इसको रिस्पॉन्स मिल जाता है। इनको इसके बारे में कोई खबर नहीं रहने वाली, ठीक है। द सर्वर एंड द क्लाइंट आर अनअवेयर ऑफ ईच अदर, इसका मतलब यही होता है। लेकिन HTTP मेथड्स बच गए ना, तो HTTP मेथड्स यूज्ड बाय रेस्ट, तो गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, ये चारों होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ये सब ना किन चीज़ों पे एक्शन लेते हैं, ये सब रिसोर्सेज पे एक्शन लेते हैं। अब रिसोर्स जो यहाँ रेस्ट के टर्म्स में, रिसोर्स कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई एक टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, कोई एक इमेज हो सकती है, या फिर कोई एक पूरा रिसोर्स ही हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, कोई एक फाइल कर सकते हैं ना, कोई डेटाबेस में से कोई फाइल रिट्रीव कर ली, तो गेट का मतलब कुछ रिट्रीव करना होता है, कुछ भी, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि ये रिसोर्स को रिट्रीव करता है। रिसोर्स में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो यूज़र के साथ कंसर्न हो सकती हैं, ठीक है। और पोर्ट का मतलब अपडेट होता है। गेट और पोस्ट ये रिट्रीव करने के लिए और ये वाला क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। गेट का मतलब रिट्रीव था, आपको पता ही है। पोर्ट का मतलब अपडेट करना होता है, कोई पहले से कोई फील्ड पड़ी है, उसकी कोई नई वैल्यू हमको चाहिए, तो फिर हम कोई नई वैल्यू यहाँ से पोर्ट कर देते हैं डेटाबेस में। पोस्ट का मतलब एक नया रिसोर्स क्रिएट करने का होता है, ठीक है।
और इसका मतलब यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है डिलीट पूरा ही लिखते हैं। डिलीट का मतलब उस रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करने को होता है, ठीक है। तो ऑल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन रिसोर्सेज। ये हमारा रेस्ट हो गया। अब रेस्ट के साथ हमारा जो नेक्स्ट है वो है गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्ट। अभी हमने क्या देखा था, हमने एसओए और गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एसओए देखा था। अब हमने रेस्ट देखा और इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स देखते हैं। तो पहली चीज़ तो हमारी यूनिफॉर्म इंटरफेस है। यूनिफॉर्म इंटरफेस क्या होती है ना, यूनिफॉर्म इंटरफेस वो की डिफरेंस होता है जो रेस्ट और नॉन रेस्ट को डिफ्रेंशिएट करता है। नॉन रेस्ट एप्लीकेशंस भी होती हैं, नॉन रेस्ट वेब सर्विसेज भी होती हैं। तो देयर शुड बी यूनिफॉर्म वे ऑफ कम्युनिकेशन विद सर्वर इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिवाइस। और डिवाइस चाहे आप फ़ोन लेके बैठे हो या फिर पीसी हो या फिर लैपटॉप हो या फिर कोई एप्लीकेशन हो, एप्लीकेशन भी हो सकती है, ब्राउज़र भी हो सकता है ना। तो ये सारी डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर के इररिस्पेक्टिव में बस एक यूनिफॉर्म वे होना चाहिए कम्युनिकेशन का सर्वर और डिवाइस का, ठीक है। तो पहली चीज़, इसके अंदर कुछ अलग इनके भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। तो हम यूनिफॉर्म इंटरफेस को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके 4 अलग अलग तरीके हैं। पहला तो है रिसोर्स बेस्ड, ठीक है। रिसोर्स बेस्ड का मतलब होता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर आइडेंटिफाइड इन रिक्वायरमेंट्स। जितने भी रिसोर्सेज होता है ना वो इंडिविजुअली आइडेंटिफाई किए जाती हैं रिक्वायरमेंट्स में। फिर मैनिपुलेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू रिप्रेजेंटेशंस। अब यहाँ पे क्या करता है, क्लाइंट एक रिसोर्स को रिप्रेजेंट करता है और उसकी जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो सब वो दिखा देता है। तो जैसे ही क्लाइंट रिप्रेजेंट करेगा अपने रिसोर्स को सारी नीडेड इन्फॉर्मेशन के साथ, तो सर्वर बस उसको डायरेक्टली प्रोवाइड कर देगा। ऐसे भी हम लोग यूनिफॉर्म इंटरफेस रख सकते हैं। या फिर सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मैसेजेस का यूज़ कर लो। हर मैसेज में मेटा डेटा है कि कौन सी सर्विस चाहिए, किसको चाहिए और कितने लेवल पर चाहिए। फिर चौथा आता है हाइपर मीडिया एज द इंजन ऑफ एप्लीकेशन स्टेट। अब यहाँ पे क्या होता है ना, हाइपर मीडिया का मतलब लिंक्स होती हैं। तो लिंक्स हर एक रिस्पॉन्स के साथ आती हैं जो इजी डिस्कवरी में हेल्प करती हैं। तो क्या इजी डिस्कवरी कैसी होगी, तुमने डायरेक्टली मैसेज में एक लिंक दे दी है जो ऑलरेडी उसको जाके लीड कर रही है, तो डिस्कवरी इजी हो गई ना। अब अगर तुमको कोई डेटा चाहिए, हम डेटा को जाके रजिस्ट्री में जाकर सर्च करोगे, फिर वहाँ से उसका सोर्स कॉपी करोगे, वो ज़्यादा टाइम लगा रहा है। तुमको ऑलरेडी एक लिंक मिल गई, तुमने क्लिक किया रिस्पॉन्स से और तुम डिस्कवर कर लिए। इसीलिए ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको कहते हैं ना HATEOAS, हेट ओ एस ऐसे भी कहते हैं इसको। तो हमारा सेकंड जो गाइडिंग प्रिंसिपल है ना, ये स्टेटलेस है। तो मैंने आपको बताया था कि स्टेटलेस होने का मतलब इनको द नेसेसरी स्टेट यूज्ड टू हैंडल द रिक्वेस्ट इज कंटेन्ड विद इन द रिक्वेस्ट इटसेल्फ। सर्वर वोंट स्टोर एनीथिंग। ना सर्वर आपको सेशन स्टोर करेगा, ना आपको सेशन रिलेटेड डेटा स्टोर करेगा। जितना भी नेसेसरी स्टेट था किसी भी रिक्वेस्ट के लिए, वो सारी चीज़ें रिक्वेस्ट ही कंटेन करता है। जैसे कहते हैं ना सेल्फ कंटेन्ड कंपोनेंट्स, तो वही होते हैं। और सर्वर को कुछ स्टोर नहीं करना होता। इसकी वजह से प्राइवेसी बढ़ गई और सर्वर पे लोड भी कम हो गया, है ना। फिर कैशेबल, एवरी रिक्वेस्ट कंटेन्स कैश परमिशन एंड ड्यूरेशन। अब देखो यार, परमिशन का मतलब क्या होता है कि अगर ब्राउज़र चाहे तो किसी भी रिक्वेस्ट को वो कैश कर सकता है। कैश का मतलब अपने डेटा में सेव कर सकता है, या फिर क्लाइंट किसी भी डेटा को सेव कर सकता है अपने कंप्यूटर में। जैसे कि आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो और आप थोड़ी देर के बाद उसको अगर फिर विजिट करते हो, तो आप देखते हो कि वो थोड़ी जल्दी लोड हो जाती है। जल्दी क्यों लोड हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्राउजर कैच में सेव्ड हो जाती है। लेकिन इसके लिए भी परमिशन चाहिए होती है। तो हर एक रिक्वेस्ट के पास परमिशन के मैसेज रहते हैं कि आप उस रिक्वेस्ट को कैच कर सकते हो या नहीं, ठीक है। और अगर कर सकते हो तो कितनी ड्यूरेशन के लिए कर सकते हो, ये भी लिखा होता है कि 10 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, ऐसे हिसाब से चलता है, ठीक है। तो कैचेबल में हर रिक्वेस्ट के पास अपनी कैचिंग कंडीशन है कि मुझको तुम कैच कर पाओगे कि नहीं, वो भी उसमें लिखा है। और कर पाओगे तो कितनी देर के लिए, ठीक है। तो रिड्यूसेस रिपीटेड रिस्पॉन्सेज रिक्वेस्ट टू सर्वर। अब देखो, आपको पता है कि रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट क्या होता है ना। रिस्पॉन्स करनी हो या फिर रिक्वेस्ट करनी हो सर्वर को। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ब्राउजर में कोई पहले से कैच्ड है वेब पेज, तो उसको सर्वर के पास जाके फिर से रिक्वेस्ट नहीं करनी होती। वो अपने कैच में से वही चीज़ आपको वापस से दिखा देता है। तो क्या हो गया, उसका रिस्पॉन्स जो रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट की जो साइकिल थी वो रिपीट तो नहीं हुई ना, तो सर्वर पे लोड कम पड़ेगा। इसीलिए ये भी एक गाइडिंग प्रिंसिपल है रेस्ट का। फिर आता है क्लाइंट सर्वर पे। ये देखो यार, मैंने पूरा डायग्राम बना दिया आपके लिए, क्लाइंट और सर्वर, ठीक है। रेस्ट एप्लीकेशन शुड हैव क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसमें एक क्लाइंट रहता है, एक सर्वर रहता है। एक क्लाइंट स्टोर कोई डेटा स्टोर नहीं करता है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा रिक्वेस्ट के साथ। और जितनी भी डेटा स्टोर होंगे सर्वर करता है, क्लाइंट नहीं करता है अपने एंड पे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है 2 पॉइंट्स और लेयर सिस्टम। पहली बात तो यार, ये जो हमारा रेस्ट है ये इंडिपेंडेंट लेयर्स पे काम करता है। हर सिस्टम की लेयर होती है और वो अपने आसपास की सिस्टम की लेयर को बिल्कुल नहीं जानती। सारी सिस्टम की लेयर इंडिपेंडेंट होती हैं और उनको अपनी सराउंडिंग लेयर्स पे कोई कंडीशन नहीं है, मतलब कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। तो अगर उनकी सराउंडिंग लेयर्स हो या फिर ना हो, या फिर हम जितनी चाहें उतनी लेयर्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर इंटरमीडियरी सर्वर्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड। अब एक सर्वर, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक सर्वर है और एक क्लाइंट है। इसके बीच में अगर हम चाहें तो इसके बीच में हम ऐसे छोटे छोटे सर्वर भी क्रिएट कर सकते हैं।
इसको कहते हैं इंटरमीडियरी सर्वर्स। ठीक है, यहाँ इनका क्या काम होगा, इनका बस सिंपली ये काम रहेगा कि ये इसको कैच कर लें या फिर हम लोग अपनी फंक्शनैलिटी को यहाँ पे प्रोवाइड कर लें, क्योंकि लेयर स्ट्रक्चर है ना, और लेयर स्ट्रक्चर में किसी भी लेयर को अपनी सराउंडिंग लेयर से कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। इसी वजह से हम चाहें तो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा आता है 6 और लास्ट, कोड ऑन डिमांड। कोड ऑन डिमांड का मतलब होता है ऑप्शनल फीचर आप चाहो तो रख सकते हो। जैसे आप गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट में जाके देखे हो ना, कि अगर आप कुछ कोई कोड सर्च करते हो तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको एक रेडी टू रन कोड एग्जीक्यूटर वहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे सिमिलर फीचर है कि सर्वर कैन ऑल्सो प्रोवाइड एग्जीक्यूटेबल कोड टू द क्लाइंट। तो क्लाइंट जाकर उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। एग्जीक्यूट करने के बाद जो कंडीशन या फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा उसके पास। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, रेस्टफुल एपीआईज एंड वेब सर्विसेज। अब एपीआईज आपको पता है ना, एपीआई क्या होती है, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक मिडिल वेयर होता है जो दो प्रोग्राम्स के बीच में कंपैटिबिलिटी और कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, या फिर इसको ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं। तो मिडिल वेयर या फिर ट्रांसलेटर फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइड्स कंपैटिबिलिटी विद इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। मानो आपका कोई यहाँ पे प्रोग्राम है और सर्वर में कोई और लैंग्वेज चल रही है, तो आप दोनों को एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस लगेगा जो आपके प्रोग्राम को वहाँ पे कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड कर पाए। तो एक रेस्टफुल एपीआई क्या होता है, ये बस एक वो एपीआई है जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट को फॉलो करता है, जैसे कि गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट। अब मैंने आपको बता रखे हैं कि ये चारों क्या होते हैं, है ना। तो ये डेटा ऐसे ही एक्सेस करता है। रेस्टफुल एपीआई को रेस्टफुल वेब सर्विसेज भी कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा साइट से यूज होता है, जैसे कि अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, लिंक्डइन हो गया। तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं, चाहे लिंक्डइन ले लीजिए, चाहे गूगल इटसेल्फ ले लीजिए, अमेजोन ले लीजिए, ये सारी रेस्ट आर्किटेक्चर का यूज़ करती हैं। ठीक है, और फिर हमारा क्या होता है ना, वेब सर्विस। अब हमने देखा कि एक एपीआई क्या होता है, फिर हम देख रहे हैं कि एक वेब सर्विस क्या होती है। तो अ वेब सर्विस इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन टू डिवाइसेस। अब एक वेब सर्विसेज ऐसे सॉफ्टवेयर होती हैं जो दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करे। और एपीआई क्या होता है, एपीआई वही काम करता है, इसलिए एपीआई भी हमारा एक वेब सर्विस हो गया। ठीक है, तो ऐसे टास्क देख लो वेब सर्विस क्या क्या परफॉर्म करता है। वेब सर्विसेज आर कॉल्ड इन सर्च, जैसे जैसे आप कॉल करोगे, सर्च करोगे, वैसे वैसे वेब सर्विस कॉल होगी, और उसके बाद वो अपना जो प्रोवाइडेड रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन, जितनी भी उसके पास इन्फॉर्मेशन है, वो केपेबल बन जाएगी अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। तो ऐसे काम करती है हमारी वेब सर्विसेज। तो आपको वेब सर्विस क्या होती है और एपीआई क्या होता है ये दोनों पता चल गया। एपीआई एक वेब सर्विस कैसे है ये भी पता चल गया, और रेस्टफुल एपीआई क्या होता है ये भी पता चल गया। इसके बाद हम आते हैं वेब सर्विसेज के टाइप्स पे। वेब सर्विसेज के दो टाइप्स होते हैं मेनली, एक सोप वेब सर्विसेज जो सोप आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं, और एक रेस्ट वेब सर्विसेज। ठीक है, सोप क्या होता है, ये सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल है। मैंने अभी आपको पता था कि हमने SOA पढ़ा है ना, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, और फिर हमने यहाँ पे प्रोटोकॉल और डाल दें तो ये सोप हो गया। तो वो सर्विसेज जो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को फॉलो करती हैं, वो एक रैपर कंटेन करती हैं जो वेब सर्विस को या फिर मैसेजेस को XML फॉर्मेट में सेंड और रिसीव करता है। ठीक है, अब आपको पता है कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है, तो फिर मैसेजेस जाएंगे, और मैसेजेस किस रैपर में जाएंगे, एक एनवेलप में जाएंगे। ठीक है, एनवेलप एक ये टैग है जो यूज़ करा जाता है। एनवेलप के अंदर कोई भी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का मैसेज होगा किसी भी सर्विस को, तो फिर एक टैग होगा जिसके अंदर एक हेडर होगा और एक बॉडी होगी। अब हेडर क्या कंटेन करेगा, आपको पता है वो राउटिंग डेटा कंटेन करेगा कि जितना भी हमारी राउटिंग डेटा था, कहाँ से आ रहे कहाँ को जा रहे हैं, ये सारा सामान। और बॉडी जो एक्चुअल मैसेज खुद में होगा कि क्या क्या नीड्स हैं उसको, है ना। अब मानो हमारा क्लाइंट अगर कोई सर्विस से रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स की, तो सर्विस की रिक्वेस्ट यहाँ होगी, और जो क्लाइंट रिसोर्स कर रहा है ना, जो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है वो यहाँ होगा। तो रिसोर्स की रिक्वेस्ट यहाँ होगी और जो क्लाइंट कर रहा है वो यहाँ होगा। ठीक है, सोप मैसेज एक हेडर कंटेन करता है, एक बॉडी कंटेन करता है, और इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं एनवेलप। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर रेस्ट वेब सर्विसेज, हमारा नेक्स्ट है रेस्ट वेब सर्विसेज। तो ये एक कोई आर्किटेक्चर नहीं है, जैसा आपने सोप में देखा वो एक आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल था, ये कोई आर्किटेक्चर नहीं है जैसे आपने अभी रेस्ट में देखा। ये सिर्फ एक पैराडाइम है या फिर डिज़ाइन स्टाइल कहते हैं ना। तो रेस्ट वेब सर्विसेज एक ऐसी स्टाइल है आर्किटेक्चर का जिससे हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। अब आपको पता है कि ये रिसोर्स कंट्रोल कैसे प्रोवाइड करता है, HTTP के फॉर्म में अगर कहें तो गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। आपको इन चारों को पता है, गेट रिट्रीव करने के काम आता है, पोस्ट क्रिएट करने के काम आता है, पुट अपडेट करने के काम आता है, और डिलीट डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। ये चारों क्या है, ये सब रिसोर्स पे कंट्रोल के काम आता है। ठीक है, तो ये रिसोर्स ही गेट करेगा, ये रिसोर्स ही डिलीट करेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में ना, सोप और रेस्ट के बीच में आपको डिफरेंस जान लेना चाहिए, इसलिए हमने डिफरेंस भी मेंशन किए हुए हैं। तो रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, सबसे पहले तो दोनों के फुल फॉर्म लिख देना भाई, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर और सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल। ये क्या है, ये एक आर्किटेक्चर का स्टाइल है। ये क्या है, ये प्रोटोकॉल है। ये क्या है, ये सिंपल HTTP का यूज़ करता है, लेकिन ये
ये एनवेलप करता है अपने मैसेजेस को थ्रू HTTP। ये HTTP से सिर्फ सेंड करता है, इसके मेन मैसेजेस एनवेलप में रहते हैं। एनवेलप का स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको दिखाया ही था। ये देखिए हेडर और बॉडी रहती है, हेडर में राउटिंग डेटा, बॉडी में एक्चुअल मैसेज, ठीक है। और फिर ये क्या है, हाई परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब ये फास्ट है, ये हाई परफॉर्मेंस करता है ना, ये कॉमा है, ठीक है। स्केलेबल भी है। ये स्लोअर है। ये स्लोअर क्यों है, क्योंकि इसकी हर एक रिक्वेस्ट में ना एक एनवेलप ट्रांसफर हो रहा है, तो इस ट्रांसफर मैसेज जो बड़े होते जा रहे हैं इसकी वजह से ये स्लो हो जाता है। लास्ट पॉइंट, यूज्ड वाइडली एंड प्री फ्रीक्वेंटली। अब हमने आपको बताया कि रेस्ट कौन कौन यूज़ कर रहा है। गूगल यूज़ कर रहा है ना, फिर अमेजोन कर रहा है, फिर क्या लिंक्डइन कर रहा है ना, ये सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन रेस्ट की जहाँ हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते ना, रेस्ट का जहाँ एप्लीकेशन नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पे हम लोग सोप का एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। ये आपके डिफरेंसेस हो गए। अब हम आते हैं हमारा नया टॉपिक, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। अब देखिए यार ये बहुत सिंपल होगा, ये तुमको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पब्लिश सब्सक्राइब एक्चुअली क्या होता है ना, एक पब्लिशर होता है और एक सब्सक्राइबर होता है। पब्लिशर बस अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे सब्सक्राइबर को अपने अपने चैनल के थ्रू, और सारे सब्सक्राइबर उसको ले लेते हैं। अब आपने यूट्यूब तो देखा ही होगा, है ना। यूट्यूब में क्या चलता है, यूट्यूब में एक क्रिएटर है जो यूट्यूब चैनल क्रिएट करता है, जैसे कि मैं, और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर होते हैं, जैसे कि आप लोग। अगर सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, सिर्फ नाम के लिए नहीं बता रहा हूँ, सब्सक्राइब भी करना है। और सब्सक्राइबर वो लोग होते हैं जिनको क्रिएटर के जितने भी नए नए वीडियोस आ रहे हैं उन सब के बीच में नोटिफिकेशन मिल जाती है कि इस बंदे ने नई वीडियो डाली है या फिर नई इन्फॉर्मेशन डाली है, उस इन्फॉर्मेशन को जाके एक्सेस कर लो। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो क्रिएटर है यानी कि पब्लिशर है, वो इन्फॉर्मेशन या फिर इवेंट के बेसिस पे वो इन सबको नोटिफाई कर देता है, ठीक है। तो ये एक मैसेज पैटर्न होता है जहाँ पे दो मैसेज पासिंग सिस्टम्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आप सब्सक्राइबर बहुत सारे हो सकते हैं ना। पब्लिशर तो एक ही होता है, सब्सक्राइबर बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि इन मॉडर्न क्लाउड आर्किटेक्चर एप्लीकेशंस कैसे काम करती हैं, वो सब छोटे छोटे और बेसिक रीयूजेबल ब्लॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, उनको ब्रेक कर देते हैं। अब आपको पता ही है कि सेल्फ कंटेन्ड कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं अभी, और उन सबको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि वो तो सेल्फ कंटेन्ड है ना, वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनको हम सब्सक्राइब करा देते हैं एक पब्लिशर से। और पबसब, जिसको पबसब भी कहते हैं, ठीक है, पबसब मॉडल प्रोवाइड्स इंस्टेंट पेमेंट नोटिफिकेशंस फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। अब देखो यार, जैसे कि आपने मानो आप गूगल ड्राइव पे आपने कोई एक फाइल को अपलोड किया, है ना, मानो कोई एक इमेज अपलोड करी, तो जैसे ही आपके इमेज अपलोड हो गई वैसे ही एक इवेंट वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और वहाँ जो वायरस स्कैन वाले जितने भी मॉडल्स होते हैं ना, क्योंकि गूगल ड्राइव क्या करता है, वो सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए वायरस के लिए स्कैन कर लेता है जितनी भी फाइल्स अपलोडेड हो, तो वो सारे कंपोनेंट्स तब एक्टिव हो जाते हैं। उनको कैसे पता चला, उनको उनकी सब्सक्रिप्शन है इस सर्विस से जो बता रही है कि जैसे ही अपलोड खत्म हो जाए उस पर वायरस स्कैनिंग करनी शुरू कर दो। तो ये मॉडल ऐसे ही काम करता है कि प्रोवाइड्स इंस्टेंट इवेंट नोटिफिकेशंस। ये कोई डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। जो पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल है, पबसब मॉडल में कोई इंस्टेंट डेटा ट्रांसफर नहीं होता, ये सिर्फ मैसेजेस ट्रांसफर करने के काम आता है, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे इवेंट बेस्ड एप्लीकेशन सिनेरियोज होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ड्राइव का बताया कि जैसे ही अपलोड खत्म हो जाए वो एक इवेंट है, उसी इवेंट के बेस पे उसके जितने भी जो हमारे डेटा थे उसके बैकअप बनने शुरू हो जाएंगे, उसके बैकअप के साथ साथ वायरस के लिए स्कैनिंग शुरू हो जाएगी, है ना। ये सारी सर्विसेज सब्सक्राइब थी अपलोड वाले इवेंट को पब्लिश करके। हाँ, तो हमारा लास्ट पॉइंट है कि अलाउज मैसेजेस टू बी ब्रॉडकास्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम। अब देखो मैंने आपको अभी जो एग्जांपल बताया कि जो गूगल ड्राइव वाला एग्जांपल था, उसमें कितने कितने पार्ट्स थे, उसमें बैकअप पार्ट था, है ना, उसमें वायरस स्कैनिंग पार्ट था। तो ये सारे एक पार्ट्स हैं, और ये सारे पार्ट्स किस चीज़ को सब्सक्राइब करके बैठे हैं, ये सब सब्सक्राइब करके बैठे हैं अपलोड वाले इवेंट को। तो अपलोड वाला इवेंट जैसे ही पब्लिश हो जाता है वैसे ही सबको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि जो भी अभी लेटेस्ट डेटा आया है उसके तो 3-4 बैकअप बना लो और उसमें वायरस स्कैनिंग करनी शुरू कर दो। तो ये सारे इवेंट्स ऐसे काम करते हैं। तो यही है आपका पबसब मॉडल, ठीक है। अब अगर किसी को अभी भी दिक्कत हो रही है समझने में, तो फिर मैंने इतना अच्छा डायग्राम बनाया, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। अब इसकी वर्किंग पे आते हैं, ठीक है। तो इस प्यारे से डायग्राम को देख लो जो मैंने बनाया है। एक्चुअली इसमें 3 कंपोनेंट्स है, पब्लिशर होता है, पब्लिश और सब्सक्राइबर के चैनल होते हैं, और सब्सक्राइबर्स होते हैं। पब्लिशर क्या करता है, ये मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है, और सब्सक्राइबर मैसेजेस को रिसीव करते हैं। अब यहाँ पे मान लो कि अब यार देखो यार, यूट्यूब वाली एनालॉजी भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एप्लीकेशन की एनालॉजी मान लो कि मानो ये सब कोई एक ऐसे बटन है जिनको एक इवेंट के लिए लिसन करना है, ठीक है। तो ये बटन है और यहाँ पे इवेंट के लिए लिसन कर रहा है। इवेंट क्या है, क्लिक ऑफ अ बटन, ठीक है। क्लिक हो सकता है, लॉन्ग प्रेस हो सकता है, होवर हो सकता है, जितने भी इवेंट होते हैं ना, एक्शंस होते हैं बटन के। तो मानो मैं यहाँ पे क्लिक यूज़ कर रहा हूँ, तो जैसे ही बटन पे क्लिक होगा ये वाले इवेंट की नोटिफिकेशन चली जाएगी इस वाले सब्सक्राइबर को, और ये अपना बना हुआ एक्शन को परफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो ऐसे काम करता है ये पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। तो पब का जो होता है ये ब्रॉडकास्टर होते हैं, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो रिसीवर्स होते हैं, और फिर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। तो रिसीव मेल या फिर रिसीव मैसेज एंड मेंटेन सब्सक्रिप्शन, जितने भी सब्सक्रिप्शन है उनको मेंटेन करा हुआ है इसने, और ये मैसेज यही रिसीव कर रहा है, ठीक है।
तो ये आपका कम्युनिकेशन इंटरफेस है। फिर पब्लिश मैसेजेस आर कैटेगराइज इनटू क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में ही कैटेगराइज हो जाती हैं। वन इनपुट चैनल इज स्प्लिट इनटू मल्टीपल आउटपुट चैनल। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ से एक इनपुट चैनल आ रहा है और यहाँ पे इसके लिए अलग आउटपुट चैनल, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, सबके अलग अलग आउटपुट चैनल्स बने हुए हैं। तो सब्सक्राइबर्स कैन शो इंटरेस्ट इन वन और मोर चैनल्स। अब मानो कि ये सिर्फ एक ऐसा एक्शन नहीं है जो सिर्फ एक बटन की प्रेस होने पे काम करे। अगर मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूँ तो भी ये काम करेगा। तो लॉन्ग प्रेस का मतलब एक नया इवेंट का मतलब कोई यहाँ पे नया इवेंट होगा, यहाँ से इस पे अलग से एक इवेंट की सब्सक्रिप्शन आ रही होगी, तो ये इसके लिए भी लिसन कर रहा है और ये उसके लिए भी लिसन कर रहा है ना। तो ये कौन सा सब्सक्राइबर हो गया जिसका एक से ज़्यादा चैनल में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो हियर द पब एंड सब आर अनअवेयर ऑफ ईच अदर। तो इसको इससे मतलब नहीं है, इसको इससे मतलब नहीं है। और सब्सक्राइबर ओनली रिसीव्स मैसेजेस विदाउट हैविंग नॉलेजेस ऑफ पब्लिकेशंस। तो सब्सक्राइबर को सिर्फ मैसेज मतलब, उसको सिर्फ इवेंट लिसनिंग का मतलब है, ठीक है। इवेंट हो जाए तो वो लिसन करेगा और एक्शन परफॉर्म करेगा, उसका मतलब नहीं है कि कौन इवेंट दे रहा है उसको। और इफ़ नो सब्सक्राइबर्स आर प्रेजेंट द मैसेजेस ड्रॉप। मानो कि इस पब्लिशर के अब तो 4 सब्सक्राइबर है तो इसके मैसेजेस ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, अगर कोई भी नहीं होगा ना तो भी इसके मैसेजेस ब्रॉडकास्ट होंगे, ये नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर जाती है। इसी वजह से हम लोग इस पूरी पब्लिशिंग को बंद ही कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैसेजेस सुनने वाला नहीं होगा ना, सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, तो फिर मैसेजेस को छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे काम करता है आपका पबसब मॉडल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्चुअलाइजेशन और उसकी नीड्स, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन क्या होता है इसको ऐसे समझो। मानो मेरे पास एक सर्वर है और इतना बड़ा सर्वर है मेरे पास, ठीक है, बहुत बड़ा सर्वर है ये। और मुझको एक यूज़र आया और मैंने उसको पूरा सर्वर दे दिया, ठीक है। मैंने इतना सा पार्ट नहीं दिया, मैंने पूरा ही सर्वर उसको दे दिया। वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ इतने से पार्ट का यूज़ कर पा रहा है, उसको सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए था यूज़र 1 को, लेकिन फिर भी वो मेरा क्या कर रहा है, वो पूरा सर्वर खा रहा है। अब वो तो पूरे के लिए चाहो पे करे या फिर नहीं करे, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमारा पूरा सर्वर अभी भी यूटिलाइज नहीं हो रहा है, हमारे हमको पूरी चीज़ को मेंटेन करना पड़ रहा है ना। हमें पूरी चीज़ मेंटेन करनी पड़ रही है, हमें इसका भी खर्चा देना पड़ेगा क्योंकि इतना पार्ट भी तो रन ही करना है ना हमारे सर्वर का। इतनी प्रोसेसिंग पावर रन कर रही है, इतनी स्टोरेज रन कर रही है, अब वो सिर्फ इतना ही यूटिलाइज कर पाएगा, वो मैक्सिमम में भी इतना ही कर पाएगा। तो हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पे दूसरे यूज़र को बुलाने के आओ, तुम भी आओ और हम उसको भी यहीं रख दें। हम बस उसको ये कहें कि तुमको हमने नया सर्वर दे दिया है और आपको जितना अपना काम हो आप कर सकते हो। हमको पता है कि वो इससे ऊपर वो भी नहीं जा पाएगा, और हमने इसको भी अपने सर्वर में एक की जगह 2 यूजर्स को रख लिया। और अगर किसी तीसरे इंसान को काम हो जिसको ज़्यादा काम नहीं हो, हम उसको भी बुला लें और तुम भी आ जाओ। अब हमने क्या किया, इससे हमारा क्या हुआ ना, हम एक ही सर्वर को मेंटेन कर रहे हैं, हम इसी की सारे रिसोर्सेज को ही मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें एक की जगह हम ट्रिपल प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि ये तीनों अपने अपने हिसाब से प्राइसेस दे रहे हैं और इनके प्राइसेस इसका इसका तो पूरा कर ही कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रॉफिट भी दे रहे हैं। तुमने एक सर्वर को हमने 3 अलग अलग सर्वर में तोड़ दिया, हमने इसको वर्चुअली तोड़ा है। अब देखो यार, हम इसको ऐसे कैसे तोड़ सकते थे कि हम एक एक हार्ड ड्राइव निकाल के अलग अलग कर दें, तो ये नहीं कर सकते ना, हम एक ही सर्वर को वर्चुअलाइज करते हैं 3 में। तो ये पहला वर्चुअल सर्वर है और ये दूसरा वर्चुअल है और ये तीसरा वर्चुअल है। तो ऐसे काम करता है हमारा वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो इट अलाउज अ सिंगल फिजिकल इंस्टेंस ऑफ अ रिसोर्स या फिर एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है, अमंग मेनी पीपल साइमल्टेनियसली। अब यहाँ तो मैं पूरे को एक को यूज़ करने देता, फिर ये चला जाता तो फिर मैं पूरा खाली करता और दूसरे को बैठाता, फिर उसको चला जाता तो उसको हटा के तीसरे को बैठाता, ये ना हो। इसीलिए मैंने इसको 3 अलग अलग हिस्सों में वर्चुअली पार्टीशन कर लिया है। पहले पार्टीशन में यूज़र 1 करेगा, दूसरे पार्टीशन में यूज़र 2 है और तीसरे पार्टीशन में यूज़र 3 अपनी कंप्यूटेशन टास्क कर रहा है, ठीक है। तो दिस मेक्स IT रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू मेंटेन एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स। तो ये जो हमारे IT का रिसोर्स था, ये हमारा क्या था, ये IT रिसोर्स ही तो था पूरा सर्वर, है ना। तो यूटिलाइज हो रहा है ना, यूटिलाइज के साथ साथ ये फ्लेक्सिबल हो गया, 3 लोग एक साथ इस पर काम कर रहे हैं तो ये फ्लेक्सिबल भी हो गया। और एब्स्ट्रैक्शन बस मेंटेन करनी होती है कि इसका डेटा इस वाली लेयर में ना आ जाए, इसका डेटा इसमें ना चला जाए, इसका उधर ना चला जाए। तो ये एब्स्ट्रैक्शन ही बस मेंटेन करनी होती है, बाकी हमारा फुल प्रॉफिट्स पे तो चल ही रहेगा। तो इसीलिए वर्चुअलाइजेशन अभी सबसे ऊपर चलता है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस देख लो, वर्चुअलाइजेशन के तो भाई एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं, लेकिन फिर भी डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहला है कि कम्प्लेक्सिटी हमने रिड्यूस कर दी, क्योंकि हम एक को खाली करके दूसरे को बैठाते तो वो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम पूरी कम्प्लेक्सिटी हमने रिड्यूस कर दी, हमने फंक्शनैलिटी इंप्रूव कर दी, है ना, परफॉर्मेंस इंप्रूव कर दी। एक ही सर्वर रन कर रहा है और हम 3 टाइम्स यूज़र उसको रख पा रहे हैं, इसीलिए हमारी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो गई। प्रोवाइड्स टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब देखो यार, यहाँ पे मुझको अगर वर्चुअली कोई चीज़ को टेस्ट करना हो तो फिर उसका एनवायरनमेंट मुझको चाहिए होगा, मुझको एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए होगा। तो चाहे मैं इसको यूज़ ना करूँ तभी मैं इसको एज ए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यहाँ पे मैं इसको हायर कर सकता हूँ, ठीक है। और डायनामिक लोड बैलेंसिंग, डिजास्टर रिकवरी, सिक्योरिटी। अब डिजास्टर रिकवरी में तो मैं समझाता हूँ कि ये यहाँ पे 3 चल रहे थे
यहाँ यूज़र वन का पूरा सिस्टम यहाँ पे था, लेकिन मैंने क्या किया ना, मैंने बैकअप के लिए यूज़र वन के सिस्टम को यहाँ भी रख दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, इस वाले पे कुछ दिक्कत हो गई है ना, कोई लोड पे एरर हो गया और ये पूरा सिस्टम डाउन हो गया। मेरे पास बैकअप पे डिजास्टर, चाहे मानो कि कोई डिजास्टर यहाँ पे हो गया, और इस वाले बैकअप पे अभी भी मेरे पास यूज़र के सारे डेटा और सारे इंस्टेंसेस बैकअप थे। तो मेरे पास क्या रिकवर कर पाया मैं इस डिजास्टर से यूज़र का सारा डेटा, सारे प्रोसेसेस, सारे एप्लीकेशंस और सारी फाइल्स को मैं इसमें डाल चुका था, इसीलिए मेरी रिकवरी हो गई। इसे कहते हैं डिजास्टर रिकवरी। ठीक है, इसको अभी हम एक्सटेंसिवली अंदर से समझाएंगे। और फिर आता है कंजर्व एनर्जी। अब एक ही सर्वर रन कर रहा है और 3 सर्वर के बाहर का काम कर रहा है, तो फिर आपकी एनर्जी तो कंजर्व होगी ना। 3 सर्वर को रन करने की एनर्जी कंजर्व हो गई एक ही बंदे में। तो हम लोग की एनर्जी तो कंजर्व हुई, लेकिन हमको जितने भी हमारे एक ही सर्वर पे 3 से 4 हमारे जितने भी पार्टीशंस थे, हम सब पे एक ही साथ कंट्रोल मेंटेन कर पा रहे हैं। अगर कोई बंदे का सारा काम हो गया, उसको सर्वर एग्जिट करना है, तो हम उसको इंस्टेंटली शट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कंट्रोल एक ही सर्वर पे है ना। इसी वजह से तो हमारा इंक्रीज इन कंट्रोल हो गया। हम लोग एक एक एस्पेक्ट, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एक एस्पेक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम वर्चुअली ही अपना सारा सामान उस पर रन कर रहे हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, एक हेट्रोजेनस इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस टू रिस्पॉन्ड टू एनी ऑर्गेनाइजेशंस नीड्स। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हेट्रोजेनस हो जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की नीड्स ये पूरा कर पाए। लेकिन डिसएडवांटेजेस पे आते हैं भाई। तो पहला डिसएडवांटेज देख लो यार, हाई रिस्क इन फिजिकल फॉल्ट। पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये हमारा ये सर्वर ही डाउन हो जाए, तो फिर ये तीनों ही चले जाएंगे, तो डेटा लॉस हो सकता है ना। दूसरी चीज़ ये क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, पहले से ही थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो यार, ये तो हमने बहुत छोटे से एस्पेक्ट में बात करी कि एक सिस्टम में 3 यूजर्स। यूजुअली जब डेटा सेंटर होता है ना, तो एक सिस्टम में 1000 यूजर्स के आसपास चलते हैं, 2000 यूजर्स के आसपास चलते हैं, तो उन सबको मेंटेन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, फिर नॉट सपोर्टेड बाय ऑल एप्लीकेशन। अब काफ़ी ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ ही इंटरैक्ट करना होता है। तो हम लोग दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो उनको ना रन करें, या तो हम हार्डवेयर को भी वर्चुअलाइज कर दें। लेकिन हम लोग यहाँ पे काफ़ी जो एप्लीकेशन ऐसे होते हैं हम उनको नहीं रन करते हैं, क्योंकि उनको टोटली फंक्शनिंग हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। हम लोग वर्चुअलाइज करके भी इनकी फंक्शनैलिटी को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो सारे एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करते, काफ़ी करते हैं लेकिन सारे नहीं करते। डिमांड्स हाई पावर मशीन्स। अब एक ही मशीन अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ज़रूरत तो इसी चीज़ की रहेगी ना कि ये हाई परफॉर्मेंस होनी चाहिए, हाई पावर आउटपुट होनी चाहिए। और एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज। हम मानो कि 10,000 यूज़र अभी चला रहे हैं, तो कम से कम 20 या 30,000 एप्लीकेशन अभी रन कर रही हैं। और इसमें हर एक एप्लीकेशन की आईडी सिमिलर भी नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी आइडेंटिफाई करने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए और एडवांटेजेस हो गए। लेकिन अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन पे। तो सबसे पहला टाइप है इसका ओएस वर्चुअलाइजेशन है, कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, हम लोग इसको वर्चुअलाइज करते हैं। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वर्चुअलाइजेशन कैन रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टेंसेस ऑन सिंगल मशीन। अब आपने देखा होगा ना काफ़ी लोगों को जो अपने सिस्टम पे विंडोज़ तो रन करते ही करते हैं, साथ ही साथ लिनक्स भी रन कर रहे होते हैं। तो वो यहाँ पे ओएस वर्चुअलाइजेशन के फॉर्म में रन होता है। ठीक है, कि यहाँ पे आपका हार्डवेयर और कॉस्ट रिड्यूस हो गया, एनर्जी, केबलिंग और हार्डवेयर और ये सारी स्पेसेस भी रिड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि हमको दो यूज़ करने हैं, लेकिन हम एक ही हार्डवेयर को यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी एनर्जी बच गई। हमको दूसरे से केबलिंग नहीं करनी होगी, हार्डवेयर एक ही का लग रहा है, स्पेस भी एक ही की लग रही है। ये सारी चीज़ें हमारा ये बचा लेता है। फिर आता है एप्लीकेशन सर्वर वर्चुअलाइजेशन। इसको कहते हैं एडवांस लोड बैलेंसिंग, क्योंकि ये एप्लीकेशन को ना इट स्प्रेड्स अप एप्लीकेशन अक्रॉस सर्वर्स। बहुत सारे सर्वर्स के अक्रॉस में एक ही एप्लीकेशन को ये स्प्रेड कर देता है। इसमें इसको लोड बैलेंसर इसलिए कहते हैं, क्योंकि हम लोग इसको, जो एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं ना, हम उनको वर्चुअलाइज कर देते हैं। तो एक सर्वर में 3-4 एप्लीकेशन सर्वर हो जाते हैं, और वो जो एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट होती है वो 3 चारों में एक साथ स्प्लिट हो जाती है, कि सब एक एक करके कंफर्म कर पाए और कंप्यूट कर पाए। तो ये सबसे पहली बात, तो ये इनकमिंग लोड को आराम से बैलेंस कर लेता है, और मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड सर्वर दोनों आसान हो जाता है ना। फिर ये एप्लीकेशन सर्वर मैनेजमेंट था। अब हम आते हैं एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन। तो एप्स रन ऑन हार्ड ड्राइव इंस्टेड ऑफ सर्वर्स। ऐसा लगता है कि हमारा एप्लीकेशन जो है ना, ये हार्ड ड्राइव पर रन कर रहा है सर्वर की जगह। एग्जाम्पल के लिए कोई भी क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर ले लेना। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअलाइजेशन, इसमें यह है कि जो जो भी डेटा सेंटर होता है ना, ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो यहाँ पे जितने भी रोल्स होते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटर के, वो सब सेगमेंट कर लिए जाते हैं यूज़र पॉलिसीज़ के हिसाब से। अब इसमें मैं आपको जैसे कि गूगल क्लाउड और बाकी सारे क्लाउड्स में होता है, उसको कहते हैं IAM। ठीक है, आइडेंटिटी एक्सेस एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक एडमिन रोल को 3 से 4 अलग अलग रोल में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और उनको यूज़र पॉलिसी के हिसाब से हर एक एम्प्लॉय में बांट देते हैं। तो इसलिए हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअलाइजेशन कह देते हैं, कि एक एडमिन का काम मिलकर एक पूरी जब टीम कर रही हो, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअलाइजेशन हो जाता है। फिर आता है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन।
अब वीपीएन तो सुना ही होगा ना, तुम लोग क्या करते हैं, वो लोग वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क बना देते हैं तो वो एक वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू राउट करते हैं हमारी रिक्वेस्ट्स को। तो वर्चुअली मैनेजिंग आईपीस, या फिर हम लोग इसको और मोर तरीकों में अगर कहें, इन अदर वर्ड्स, हम लोग राउटिंग टेबल्स ही नई नई बना सकते हैं, जैसे कि सबनेट्स होते हैं ना, और फिर हम लोग नेटवर्क इंटरफेसेस कार्ड बोलते हैं इनको, ठीक है, एनआईसी। अब जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगे रहते हैं ना वाईफाई के कार्ड, ब्लूटूथ के कार्ड, वो एनआईसी होते हैं। अब इनको आप वर्चुअलाइज कर सकते हो, अब स्विचेस को वर्चुअलाइज कर सकते हो, और वर्चुअल लैन नेटवर्क्स के टैग्स के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो वाई लैन टैग्स हो गए, स्विच हो गए, एनआईसी हो गई, और राउटिंग टेबल हो गए। ये सब आपके नेटवर्किंग इक्विपमेंट होते हैं जिनको हम वर्चुअलाइज कर सकते हैं। फिर आता है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। अब यार ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्चुअलाइजेशन होती है, क्योंकि मेन सबसे जो हमारा मेन गोल था ना वर्चुअलाइजेशन का, वो था कि एक हार्डवेयर को हम 3-4 अलग अलग ऐसे हार्डवेयर में वर्चुअलाइज कर दें कि सब अपना अपना ओएस चला पाएँ और उस पर अलग अलग काम कर पाएँ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो ऑल्सो नोन एज हाइपरवाइजर बेस्ड, या फिर बेयर मेटल। बेयर मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लोएस्ट लेवल पे, यानी कि हार्डवेयर लेवल पे हम लोग इस वर्चुअलाइजेशन को कर रहे होते हैं। टाइप 1 भी क्योंकि लोएस्ट लेवल है ना। तो has virtual layers running on hardware which divides server in many different partitions। तो हमारा सर्वर अलग अलग पार्टीशन में बन गया, क्योंकि हमारी जो मेन वर्चुअलाइजेशन हो रही है ना वो हार्डवेयर लेवल पे हो रही है। तो उसको 3 से अलग हम जितने भी चाहें उतने पार्टीशन में हम कर सकते हैं। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इनेबल कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मिडलवेयर के लिए, और एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि ये तीनों भी अपने अपने हार्डवेयर पे ही तो रन कर रहे होंगे। और अगर वो हार्डवेयर ही वर्चुअलाइज्ड है तो हम एक एक जितने भी रिक्वेस्ट ही पुल कर रहे होंगे, जितने प्रोसेसर ये यूज़ कर रहे होंगे, हम उन सबको देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमारा हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन टाइप 1 हो जाता है। और स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। स्टोरेज में आपको पता ही है कि बहुत सारे सर्वर एक ही वर्चुअल स्टोरेज सिस्टम से मैनेज हो रहे होते हैं। बस इतना रहता है कि डेटा लोकेशन किसी को नहीं पता होगी, क्योंकि ये सारे वर्चुअल सर्वर्स है ना, वर्चुअल स्टोरेज सिस्टम है ना। तो इसी वजह से डेटा लोकेशन सर्वर्स को नहीं मालूम होगा, वो सिर्फ डेटा रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वर्चुअल स्टोरेज सिस्टम उसको डेटा ला कर दे देगा। सर्वर को बस लोकेशन नहीं पता होगी। ये आपके क्या थे, ये टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन थे, 7 थे, ठीक है, स्टोरेज, हार्डवेयर और ये सारे थे। अब हम आते हैं इम्प्लीमेंटेशन लेवल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अब देखो यार, इम्प्लीमेंटेशन करना तो फिर 5 लेवल्स पे होती है। तो पहला लेवल तो होता है एप्लीकेशन लेवल। अगर हम नीचे से शुरू करें ना तो ये ज़्यादा सेंस बनाएगा, क्योंकि हम लोग सबसे पहले प्रोसेसर लेवल एप्लीकेशन पे, सॉरी प्रोसेसर लेवल पे वर्चुअलाइजेशन करते हैं तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जैसे कि डायनामो हो गया या फिर पर्ड हो गया, ये सब इंस्ट्रक्शन सेट लेवल वर्चुअलाइजेशन करते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, ये वो कमांड्स होते हैं जो प्रोसेसर पे रन होते हैं, ठीक है, ये सीधा प्रोसेसर पर ही रन होते हैं। और फिर इसके बाद आता है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन, जैसे कि VMware, Zen या फिर वर्चुअल पीसी, इसको कहते हैं हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, HAL, ठीक है। OS लेवल, जिसपे आपका वर्चुअल मशीन आता है ना, एनवायरमेंट, जैसे कि FMM हो गया, FVM, तो ये सारे वर्चुअल मशीन की तरह काम करते हैं OS लेवल पे। और फिर लाइब्रेरी लेवल ये OS के भी ऊपर चलते हैं। ये ऐसे ऐप्स हैं जो एक ही सिस्टम पे दूसरे या फिर कम्प्लीटली नए सिस्टम के एप्लीकेशन को कंपैटिबल बना पाए जैसे कि वाइन। तो ये वाइन क्या करता है ना, ये लिनक्स पे विंडोज एप्लीकेशन को रन कराता है। तो फिर हम आते हैं नेक्स्ट लेवल पे जो है एप्लीकेशन लेवल। अब जैसे कि यहाँ पे JVM और .NET हो गया ना, JVM क्या करता है, जावा वर्चुअल मशीन है ये। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है, आपके जो भी सोर्स कोड होता है ना उसको ये मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है। लेकिन ये वर्चुअल मशीन है, ये जावा के लिए सोर्स कोड टू मशीन कोड या फिर बाइट कोड ट्रांसलेटर बन जाता है एप्लीकेशन लेवल पे। तो ये 5 लेवल होते हैं वर्चुअलाइजेशन के। हम लोग शुरुआत करते हैं ISA यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर लेवल से। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर लेवल क्या करता है ना, ये कोड इंटरप्रेट करता है और प्रोसेस करता है तो इसमें सिर्फ एक इंटरप्रेटर होता है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोसेसर जैसे कि x86 पे बेस्ड वो सब, और काफ़ी सारे अलग अलग, वो सब इंटरप्रेटर बेस्ड होते हैं। तो इंटरप्रेटर यहाँ पे होता है जो सोर्स इंस्ट्रक्शन को टारगेट इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि एक बार में हमें जो प्रोसेसर होता है वो थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक बार में एग्जीक्यूट करता है। आजकल के प्रोसेसर तो मिलियंस और बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं एक प्रोसेसिंग साइकिल में। तो ये आपका ISA लेवल पे हो गया। फिर आता है HAL लेवल। HAL यानी कि हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर के लेवल पे। यहाँ पे बेयर हार्डवेयर होता है जो वर्चुअल हार्डवेयर जनरेट करता है उसके ऊपर, ठीक है। ये वाले लेवल पे सीधा हम लोग जो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर होता है इसको बेयर हार्डवेयर के ऊपर ही रन करते हैं, और जितने भी कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं ना ये सब भी अपग्रेड हो जाते हैं, जैसे कि यूज़र भी इंक्रीज होता है। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे। ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल अलग अलग आइसोलेटेड कंटेनर्स को क्रिएट करता है एक सिंगल फिजिकल सर्वर पे, और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टेंसेस इसी आइसोलेटेड कंटेनर्स के ऊपर रन करते हैं, जिससे हमारा हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी यूटिलाइज होता है। हर एक कंटेनर एक रियल सर्वर की तरह बिहेव करेगा, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वर्चुअल होस्टिंग एनवायरनमेंट कंटेन करने के लिए, ठीक है। और मल्टीपल यूजर्स के अलॉन्ग
हार्डवेयर को एलोकेट करने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग लाइब्रेरी सपोर्ट लेवल पे। लाइब्रेरी सपोर्ट लेवल पे ये होता है कि वर्चुअलाइजेशन किया जाता है विद लाइब्रेरी इंटरफेसेस, और इसको हम लोग कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। चाहे वो एप्लीकेशन के थ्रू हो, चाहे सिस्टम या फिर एपीआई हुक्स के थ्रू हो, हम लोग कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू वर्चुअली लाइब्रेरी इंटरफेसेस को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे कि वाइन आपने देखा है मैंने भी आपको बताया कि वाइन क्या करता है, वाइन सपोर्ट करता है विंडोज़ एप्लीकेशंस को लिनक्स होस्ट के ऊपर, है ना। तो वो विंडोज़ एप्लीकेशन कैसे रन कर रहा है, उसके जो लाइब्रेरी इंटरफेसेस हैं ये कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू और एपीआई हुक्स के थ्रू, सिस्टम के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे काम करता है ये। फिर आता है यूज़र लेवल या फिर यूज़र एप्लीकेशन लेवल। मैंने आपको बताया था यहाँ पे JVM या .NET आता है ना, तो वर्चुअलाइजेशन ऑन एप्लीकेशन लेवल वर्चुअलाइजेस एन एप्लीकेशन इन VM, ठीक है। तो VM एक वर्चुअल मशीन में ही अपना एप्लीकेशन का सारा डेटा और सारा स्ट्रक्चर वो वर्चुअलाइज कर देता है। इसको प्रोसेस लेवल वर्चुअलाइज भी कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे JVM लिख लेना, ठीक है। जितना भी जावा का कोड है वो एक वर्चुअल मशीन पर रन होता है, जिसको कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन। तो वैसे ही JVM आ जाता है। तो एप्लीकेशन रन्स एज प्रोसेसेस। अभी जैसे JVM पे कोई प्रोसेस बन गया तो फिर वो वहाँ जाके बाइट कोड पे जाके सेव हो जाता है। और दूसरे एग्जाम्पल में .NET मेंशन कर देना। इसके बाद हम आते हैं वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर पे। तो वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है ना, किसी भी वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस में हो OS सारा मैनेज करता है हार्डवेयर, ठीक है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो मेन स्ट्रक्चर होगा वही मैनेज करेगा हार्डवेयर को। तो वर्चुअलाइजेशन लेयर जो होती है ना, ये हार्डवेयर और OS के बीच में इंसर्ट होती है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कन्वर्ट करने की। किस चीज़ की? रियल हार्डवेयर की जितने भी पोर्शन है ना उनको वर्चुअल हार्डवेयर में कन्वर्ट करने की, ठीक है। कन्वर्ट पोर्शन ऑफ रियल हार्डवेयर इनटू वर्चुअल हार्डवेयर। तो डिफरेंट OS जैसे कि विंडोज ले लो, लिनक्स ले लो, वो सेम मशीन पे एक साथ रन कर सकते हैं, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ वर्चुअल लेयर, तो इसकी वर्चुअल स्ट्रक्चर की अलग अलग क्लासेस होती हैं। पहली क्लास तो आपकी हाइपरवाइजर क्लास होगी, ठीक है, जिसको कहते हैं VM मॉनिटर, इसको कहते हैं VM मॉनिटर आर्किटेक्चर। और दूसरी क्लास होगी पैरा वर्चुअलाइजेशन, और तीसरी होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। हम लोग एक एक करके अभी तीनों को करते हैं। हम लोग आते हैं हाइपरवाइजर पे, यानी कि वर्चुअल मशीन मॉनिटर आर्किटेक्चर पे। तो हाइपरवाइजर क्या करता है ना, इट सपोर्ट्स हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन ऑन बेयर मेटल डिवाइसेस जैसे कि CPU, मेमोरी, डिस्क, NIC मैंने आपको बताया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स को कहते हैं, जैसे वाईफाई के, ब्लूटूथ के, ये सब के कार्ड होगा ना, इनको कहते हैं NIC। तो ये सीधा फिजिकल हार्डवेयर और OS के बीच में सेट करता है और हाइपर कॉल्स प्रोवाइड करता है। किसके लिए? गेस्ट OS और एप्लीकेशंस के लिए। अब मानो OS में कोई एप्लीकेशन चल रहा है, उसका हार्डवेयर की किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उस हार्डवेयर की कॉल को ये अपनी वर्चुअल कॉल में ट्रांसलेट करेगा, और अपने जो उसका वर्चुअलाइज हार्डवेयर है ना उसको ये डायरेक्ट कर देगा कि वो जाके इसकी एक्टिंग कर ले। तो डिपेंडिंग ऑन फंक्शनैलिटी हाइपरवाइजर कैन अज्यूम अ माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी जैसे सबके लैपटॉप में रन करता है ना, तो हाइपर वी जो होता है ये सबके लैपटॉप और सबके कंप्यूटर्स में रन करता है। और ये हाइपर वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, ये सब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंप्यूटर में प्रेजेंट नहीं होती हैं, उन सबको प्रेजेंट करा देता है वर्चुअली। तो वैसे ही माइक्रो कर्नल हाइपरवाइजर होता है, ये ओनली द बेसिक एंड अनचेंजिंग फंक्शंस को ये वो कर देता है वर्चुअलाइज। जैसे कि डिवाइस ड्राइवर हो गया या फिर अदर बेसिक कंपोनेंट्स हो गए। मैंने आपको बताया डिवाइस यानी माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, इन सबके ड्राइवर तो कभी चेंज नहीं होंगे ना, इसलिए ऐसे वर्चुअलाइजेशन करता है। ये आपका VMM आर्किटेक्चर ऐसे काम करता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरा वर्चुअलाइजेशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरा वर्चुअलाइजेशन। पैरा वर्चुअलाइजेशन को भाई सबसे पहले तो डायग्राम से समझ लो, ठीक है। जो भी हमारे एप्लीकेशन होते हैं ये एक पैरा वर्चुअलाइज्ड गेस्ट OS के ऊपर सेट करते हैं, और ये सारे पैरा वर्चुअलाइज्ड गेस्ट OS एक हाइपरवाइजर या फिर VMM के ऊपर सेट करते हैं। VMM या फिर हाइपरवाइजर क्या होता है मैंने आपको अभी बताया था ये, ठीक है। तो इसी के ऊपर सेट करते हैं और ये हमारे हार्डवेयर को वर्चुअलाइज कर देता है। हार्डवेयर से वर्चुअलाइज होकर ये आया और इसके ऊपर पैरा वर्चुअलाइज्ड गेस्ट OS बैठ रहे हैं, ठीक है। और वो सब अपने अपने एप्लीकेशन के इंस्टेंसेस को रन कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आपको देखना हो तो यहाँ पर आइए, इट नीड्स टू मॉडिफाई द गेस्ट OSs। सिंपली हमको गेस्ट OS को थोड़ा मॉडिफाई करना होता है। इसको हम लोग स्पेशल API के थ्रू करते हैं, जिससे हम लोग OS में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, सब्सटैंशियल OS मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी इंसर्टेड एट एनी लेयर ऑफ मशीन सॉफ्टवेयर स्टैक। यहाँ पे मशीन सॉफ्टवेयर स्टैक का क्या मतलब होता है कि हमारा जो मशीन का सॉफ्टवेयर था हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है। हम एप्लीकेशन के ऊपर भी जो दूसरा एप्लीकेशन जो रन कर रहा होगा या फिर दूसरे प्रोसेसेस जो रन कर रहे होंगे हम लोग वहाँ भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और जो ट्रेडिशनल x86 प्रोसेसर होते हैं ना, जैसे जो 32 बिट वाले होते हैं, तो वो सब 4 इंस्ट्रक्शन सेट परफॉर्म कर एग्जीक्यूट करते थे 0 1 2 3 से। सिंपली देखो यार, सिंपली इसको समझो। ये सबसे पहले तो वर्चुअल ओवरहेड रिड्यूस कर देगा। वर्चुअल ओवरहेड रिड्यूस करने का मतलब जितना भी हमारा वर्चुअलाइजेशन होते जा रहा है ना उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। हार्डवेयर से यहाँ वर्चुअलाइज हुआ, यहाँ से यहाँ वर्चुअलाइज हुआ, तो ये कौन से लेवल का हमको ये नहीं पता चलता, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है।
इसीलिए ये वर्चुअल ओवरहेड को रिड्यूस करने के काम आते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, तो ट्रेडिशनल x86 प्रोसेसर प्रोवाइड्स 4 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन रिंग्स। जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होते थे वो 4 रिंग्स के फॉर्म में होते थे, और चारों रिंग्स प्रायोरिटी बेसिस पे चलते थे। जो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होते थे ना, वो रिंग नंबर 0 पे जाते थे, क्योंकि रिंग नंबर 0 हमेशा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ही रिंग नंबर 1 होगी, फिर 2 होगी और आखिर में 3 होगी। तो इस रिंग्स पे ये लोग इसको काम करते थे। अब मैंने आपको बताया कि हम लोग इसको किसी भी लेयर पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको 0th लेयर पे इंसर्ट करके देखते हैं। रिंग 3, रिंग 2, रिंग 1, रिंग 0। तो यहाँ पे रिंग 3 पे यूज़र ऐप चल रहे हैं, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होंगे। और रिंग 0 पे हमने यहाँ पे इस लेयर पे क्या किया, हमने पैरा वर्चुअलाइज्ड गेस्ट ओएस दे दिया। तो फिर हमारा वर्चुअलाइजेशन लेयर आ जाता है। वर्चुअलाइजेशन लेयर से क्या होता है, हमारा होस्ट कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर इधर लगा है, ठीक है, होस्ट कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर हमारा इधर लगा है। तो हमारा इसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन हुआ और पैरा वर्चुअलाइज्ड गेस्ट ओएस यहाँ रिंग 0 पे बैठा है। तो यहाँ से कॉल्स यहाँ पर आती हैं और इस वर्चुअलाइजेशन से होके यहाँ जाती हैं। तो और डायरेक्टली जो यूज़र ऐप्स होते हैं वो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं हार्डवेयर का। लेकिन यहाँ क्या होता है, हाइपर कॉल्स टू वर्चुअल लेयर्स रिप्लेस नॉन वर्चुअल ओएस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो हमारी जो वर्चुअल लेयर है ना, यहाँ पे जब हाइपर कॉल होती है तो यहाँ जो नॉन वर्चुअल ओएस का इंस्ट्रक्शन सेट थे उनकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से समझ लेना। रिंग 3 पे यूज़र ऐप्स लगे, यूज़र ऐप्स डायरेक्टली इसको कॉल कर रहे हैं, और रिंग 0 पे पैरा वर्चुअलाइज्ड गेस्ट ओएस लगा है, जो एक वर्चुअलाइजेशन लेयर के थ्रू इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम आते हैं थर्ड बेस पे। मैंने आपको 2 चीज़ बता दी, अब हम थर्ड आर्किटेक्चर पे आ रहे हैं, जो है होस्ट बेस्ड आर्किटेक्चर। अब इसमें क्या होता है, हमने अभी देखा कि जो वर्चुअल लेयर्स थी उनको कहाँ कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हम ओएस के भी ऊपर यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ओएस के टॉप पे अभी हमने क्या देखा, हमने अभी देखा कि जो हार्डवेयर थे उसके ऊपर इंसर्ट कर दो, या फिर जो हमारा वीएमएम आर्किटेक्चर था उसके ऊपर इंसर्ट कर दो, लेकिन आखिर में तो एप्लीकेशन चल रहा था। अगर हम ओएस के ऊपर भी इंसर्ट कर दें तो ये होस्ट बेस्ड आर्किटेक्चर हो जाता है, ठीक है। जो डेडिकेटेड ऐप्स हैं ये सब उन वीएम्स पर रन करेंगे, और बाकी सारे ऐप्स भी ओएस के साथ डायरेक्टली रन करते रहेंगे। तो आप मानो कि मैंने विंडोज़ पे लिनक्स चलाने की कोशिश करी है। तो जो बाकी सारे विंडोज़ के ऐप्स हैं ना, वो सब तो सिस्टम पे रन हो ही रहे हैं, लेकिन जो लिनक्स के डेडिकेटेड ऐप्स हैं वो उस वीएम पे रन हो रहे हैं जिस पे लिनक्स चल रहा है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज ये है ना कि वीएम जब इंस्टॉल होता है तो होस्ट ओएस कहीं मॉडिफाई नहीं होगा, और लो परफॉर्मेंस का बस इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब हम वीएम को इंस्टॉल करेंगे तो फिर हमारे होस्ट ओएस पे वो एक एप्लीकेशन के फॉर्म पे आ रहा है, होस्ट बेस्ड है ना, तो एप्लीकेशन के फॉर्म पे ही आ रहा है, लेकिन वो एप्लीकेशन ही हमारा वर्चुअल बन जाती है, वर्चुअल मशीन जिस पे हमारा लिनक्स रन कर रहा होता है। तो ऐसे काम करता है होस्ट बेस्ड। अब हमारे तीनों टाइप्स ऑफ तीनों क्या थी, तीनों वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर्स हमारे डन हो चुके हैं। अब हम आते हैं जेन आर्किटेक्चर पे। जेन आर्किटेक्चर ना, एक इसको अलग से समझ लेना, बस इसमें बहुत सिंपल पॉइंट है जिसको आपको समझना है, ठीक है। ये एक माइक्रो कर्नल हाइपरवाइजर की तरह होता है, जिसकी पॉलिसी ना मैकेनिज्म से सेपरेट रहती है। मैकेनिज्म मतलब हार्डवेयर से। अब मैंने जब कहा हाइपरवाइजर, तो आपने अभी पढ़ा है हाइपरवाइजर और वीएमएम वाला आर्किटेक्चर। अब आपको लग रहा होगा कि जो हाइपरवाइजर है वो सब डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर सेट करते हैं, लेकिन जेन आर्किटेक्चर डिफरेंट है। ये डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर सेट नहीं करता, ये जितना भी कंप्यूटर के मैकेनिज्म है ना, ये उनको इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसी बेसिस पे। और इसमें 2 डोमेन्स होते हैं, एक डोमेन 0 होता है और एक डोमेन यू होता है। डोमेन 0 क्या करता है ना, ये प्रिविलेज्ड होता है गेस्ट ओएस और जेन के बीच में, और ये सारा हार्डवेयर को डायरेक्टली मैनेज करता है। तो सारी इंप्लीमेंटेशन डोमेन 0 करता है पॉलिसी बेसिस पे, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें डिवाइस ड्राइवर नेटिवली इंक्लूडेड नहीं रहते हैं। अब देखो यार, जेन आर्किटेक्चर जो होता है ना, इसको एक इनकम्प्लीटेड कॉलेज प्रोजेक्ट की तरह समझ लो। एक्चुअली में जेन आर्किटेक्चर एक कॉलेज का प्रोजेक्ट ही था, जो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने बनाया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं उन्होंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, और इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं होते हैं कि इस मैकेनिज्म को प्रोवाइड करने के लिए बना था। इसका मेन जो गोल था, ये सिर्फ एक गेस्ट ओएस को इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए बना था। इसीलिए इसमें कोई इसमें आप माउस चलाओगे तो नेटिव डिवाइस ड्राइवर नहीं चलेंगे, नेटिव कीबोर्ड जो होते हैं वो सब नहीं चलते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है हार्डवेयर और ओएस के बीच में, ठीक है। इसके कोर कंपोनेंट्स बस यही है, एक हाइपरवाइजर है, एक कर्नल है, और जो भी आपके ऐप्स रहेंगे वो है, ठीक है। गेस्ट ओएस व्हिच हैज द एबिलिटी टू कंट्रोल इज कॉल्ड डोमेन 0 एंड अदर्स आर कॉल्ड डोमेन यू। तो मैंने आपको बताया इसमें 2 डोमेन्स होते हैं, एक डोमेन 0 होता है, डोमेन 0 क्या करता है, या फिर डोमेन ओ कह लो, डोमेन 0 या फिर ओ, ये सारा हार्डवेयर और हमारे ओएस के बीच में जितना ट्रांसलेशन और कंट्रोल काम है ये डोमेन ओ करता है, और बाकी सारे फंक्शनैलिटी वाले डोमेन यू कहलाते हैं। अब डोमेन ओ के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। डोमेन ओ इज प्रिविलेज्ड गेस्ट ओएस ऑफ जेन एंड इज डिजाइंड टू एक्सेस हार्डवेयर डायरेक्टली as well as managed devices, ठीक है। डोमेन ओ इज रिस्पॉन्सिबल टू allocate एंड मैप हार्डवेयर रिसोर्सेज
फॉर गेस्ट डोमेन्स। अब आप गेस्ट डोमेन जितने भी डालने चाहो, डोमेन U1 डोमेन U2, उनके लिए जितना भी एलोकेशन होगा ना हार्डवेयर रिसोर्सेज का, और मैपिंग जो होगी हार्डवेयर रिसोर्सेज की, ये सब डोमेन OH या फिर डोमेन 0 मैनेज करता है। इसके साथ हमारा जेन आर्किटेक्चर कंप्लीट हो गया। देखो भाई बहुत सिंपल था, मैंने आपको बताया। इसमें कोई नेटिव वो डिवाइस ड्राइवर नहीं होता है, ये पॉलिसी बेसिस पे इम्प्लीमेंट करता है। सारी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन डोमेन वो करता है, चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैप करना हो या फिर डोमेन यूज़ को कंट्रोल करना हो गेस्ट डोमेन्स के साथ। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए बनाते हैं हार्डवेयर और OS के बीच में। अभी आपको जेन हो गया और हम फाइनल टॉपिक पे आते हैं जो है डिजास्टर रिकवरी। ठीक है, वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स डिजास्टर रिकवरी रहती है। अगर कहीं पे कोई डिजास्टर हो जाए तो फिर आपका सारा डेटा वहाँ पे अभी भी रिकवर्ड रहेगा ना। इस फीचर को ही कहते हैं डिजास्टर रिकवरी। इट डिफाइंस फैक्टर्स टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड ट्रस्ट। अगर आप किसी क्लाउड प्रोवाइडर पे ट्रस्ट करोगे तो फिर आप उसको इस चीज़ के साथ तो पक्का ही ट्रस्ट करोगे कि अगर मेरा किसी भी सर्वर पे मेरा डेटा स्टोर्ड है तो फिर वो कहीं अगर वो सर्वर ही टूट जाए तो फिर मेरा डेटा लॉस तो नहीं हो जाएगा। तो ये मेन ट्रस्ट का फीचर होता है जो क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इट डिफाइंस फैक्टर्स टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड ट्रस्ट हो गया। लेकिन डिस्क्रिप्शंस देख लो, जो मेन डिजास्टर रिकवरी में जो डिजास्टर होता है ना, हरिकेन्स आ सकती हैं, फ्लड्स आ सकते हैं, फायर आ सकती हैं। मानो आपका कोई एक डेटा सेंटर था, डेटा सेंटर इन यूएस में फ्लोरिडा में। ठीक है, फ्लोरिडा में कोई हरिकेन आया और डेटा सेंटर वहाँ पे तबाह हो गया। तो अब ये डिजास्टर था, डेटा सेंटर पे जितना भी वो सारा सामान था ना, जितना भी डेटा था, जितने भी OSs थे, जितना सारी एनालिटिक्स की प्रोसेसिंग हो रखी थी, वो सारा सामान तो यहाँ से उड़ गया। इसीलिए हम लोग बैकअप करके रखते हैं। मानो कि हमने मिशिगन में इसका एक बैकअप सर्वर बना दिया, अगर ये सब चला गया तो मिशिगन वाला बैकअप सर्वर काम कर रहा है और वहाँ से सारा डेटा सप्लाई हो रहा है। तो हमारी जो डेटा रिकवरी थी डिजास्टर में से वो हो गई ना। तो ऐसी डिस्ट्रप्शंस को, या फिर मानो कि हम स्टाफ शिफ्ट कर रहे हैं किसी दूसरी साइट पे कहीं किसी समय पे, तो अगर हम स्टाफ शिफ्ट कर रहे होंगे तो भी वो भी एक डिस्ट्रप्शंस के फॉर्म में आते हैं ना। और आखिर में इवन आफ्टर डेटा रिकवरी प्लान्स या फिर डिजास्टर रिकवरी प्लान्स, प्रोटेक्ट करना होता है किस चीज़ को, हमको करेंसी को, जो हमारे वाइटल रिकॉर्ड्स होते हैं, जो हमारा डेटा होता है, इन प्लान्स के बावजूद हमें उनको मेंटेन करना होगा। ठीक है, और प्रोविजंस देने होंगे रिस्टोरेशन की सारी IT सर्विसेज के। ठीक है, वेंडर्स अपने केयरफुली सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर कोई वेंडर ये चीज़ मेंशन नहीं करेगा और अगर ये हो गया तो फिर वो ऐसी चीज़ों को क्लेम नहीं करेंगे। वो लोग आपको वैसे ही छोड़ देंगे आपके डेटा को, क्योंकि उन्होंने कहीं अग्रीमेंट में ये लिखा ही नहीं था। इसलिए अपने वेंडर्स को केयरफुली सिलेक्ट करना। और जो गैप होता है ना, चाहे वो डिजास्टर रिकवरी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हमेशा अपडेट करते रहना कॉन्करेंटली। जैसे कि आपने अभी कोई हायर कर लिया एक डेटा सेंटर, और वहाँ पे आपने जो हम आपका कॉन्ट्रैक्ट था, आपने लिख दिया कि अगर कहीं डिजास्टर होगा तो इस डेटा सेंटर को आपको रिकवर करना होगा। तो अगर आप मानो आपने फ्यूचर में जाकर आपने कोई दूसरा डेटा सेंटर भी हायर कर लिया, तो इस गैप को वहाँ पे मेंशन कर देना कि मैंने अभी रिसेंटली एक और डेटा सेंटर हायर करा है और इसको भी इंक्लूड कर लो मेरे डिजास्टर रिकवरी कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो ऐसे ही हमको अपनी तरफ से ये सारे क्या कह सकते हैं प्रिकॉशंस लेके चलने होते हैं। पहले तो अपनी करेंसी मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, दूसरा रिस्टोरेशन करते रहना IT सर्विसेज का, और अपना वेंडर अच्छे से चूज़ करना, और चूज़ करने के बाद भी गैप्स को फिल करते रहना जैसे जैसे आप चेंजेस कर रहे हो। ठीक है, और बस मैं 2 होमवर्क दूंगा यार इसके साथ, वर्चुअलाइजेशन इनिशिएटिव्स देख लेना और CPU डिस्क एंड मेमोरी वर्चुअलाइजेशन एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ये आ सकते हैं। और मेरे पास थोड़ा टाइम कम था, इसी वजह से मैं थोड़ी जल्दी एंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, और कोई बात नहीं भाई। इसके अलावा इन दोनों के अलावा आपके बाकी सारे टॉपिक्स क्लियर है। मैं तीनों आर्किटेक्चर बता चुका हूँ, मैं तीनों वर्चुअलाइजेशन बता चुका हूँ स्ट्रक्चर्स और डायग्राम्स के साथ। और इन नोट्स को मैं अभी अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव पे, वहाँ से आप एक्सेस कर लेना और डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।